हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका सर मोहम्मद अली इरशाद एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। ठीक है, अपनी एक नई क्लास के साथ। जैसा कि हर रोज़ क्या कहते हैं आपकी एक क्लास होती है, कभी कभी बीच में गैप हो जाता है, जैसे कल मेरा ब्रेक था। ठीक है, अब ब्रेक के बाद हम लोग वापस आए हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ वापस आएंगे। वैसे तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जैसे हमारा जो नया टॉपिक है वो क्या है, नट समीकरण है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऊपर देख सकते हो उस पर 5 स्टार लगा। इसके पहले के भी टॉपिक भी क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट हैं और इम्पोर्टेंट थे। हर चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर कोई बच्चा क्या कहते हैं थारोली पूरी पूरी चीज़ें को पढ़ना चाहता है तो उसके लिए हर टॉपिक, हर छोटा बड़ा टॉपिक भी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं उनको अगर हम लीव कर दें तो भी क्या कहते हैं काम आपका चल सकता है। तो आप कोशिश करिए, जो हमारे अच्छे स्टूडेंट हैं, जो क्या कहते हैं रेगुलर क्लास ले रहे हैं, जो क्या कहते हैं इसकी नोट्स भी बनाते चल रहे हैं, वो हर क्लास को अच्छे से क्या कहते हैं प्रिपेयर करते हुए चलें। क्योंकि जो आपका क्या कहते हैं थ्योरेटिकल पार्ट होता है, उसकी अगर उसका क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, उसके सारे क्या कहते हैं फार्मूले और सब चीज़ें आपको याद हैं, तो वो आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस में क्या कहते हैं जब आप आते हैं तो वहाँ पर वो हेल्प करता है और वहाँ पे आपकी मदद करता है। क्योंकि न्यूमेरिकल में सारे टॉपिक आपको क्लियर होंगे, फार्मूले क्लियर होंगे, तो जाके क्या कहते हैं आप न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। तो गौर से हर टॉपिक को समझ के आप करते रहिए। तो आपके लिए हम क्या कहते हैं कि नया बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट नट समीकरण लेके आए हैं, जो कि यहाँ तो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आप क्या कहते हैं बीएससी में जाएंगे, वहाँ भी इम्पोर्टेंट है, हर जगह क्या कहते हैं ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मुझे जो पढ़ाना है वो आपको एक गैस इलेक्ट्रोड पढ़ाना है। मैं इलेक्ट्रोड पढ़ाया, मानक इलेक्ट्रोड भी वो पढ़ाया, लेकिन मैंने हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो कि गैस इलेक्ट्रोड के जरिए जाना जाता है, उसको नहीं पढ़ाया है। उसको मैं पढ़ाऊँगा इसके बाद। तो नट समीकरण क्या होता है बेटा, आप लोग अब 4-5 क्लासेस हो गई, तो उसके आधार पर आप समझ गए हो कि किसी भी सेल में क्या कहते हैं दो तरह की प्रक्रिया होती है। ठीक है, कौन कौन सी, आक्सीकरण प्रक्रिया होती है और अपचयन प्रक्रिया होती है। समझ में आया? किसी भी सेल में दो तरह की प्रक्रिया होती है, कौन कौन सी, आक्सीकरण प्रक्रिया और अपचयन प्रक्रिया होती है। आक्सीकरण प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न विभव को क्या बोलते हैं, आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और अपचयन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न विभव को क्या बोलते हैं, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब नट्स ने क्या किया, ये जो इलेक्ट्रोड विभव है और किसी भी सेल के इलेक्ट्रोड विभव का और उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव में एक संबंध स्थापित करके समीकरण किया, जिसे नट समीकरण कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से बता सकते हो। या अगर आपकी टिप्पणी आ गया कि नट समीकरण क्या है, नट समीकरण लिखिए, तो उसमें थोड़ा सा ऐसे लिखें, किसी भी धातु के किसी भी धातु के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, किसी भी धातु के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव उसके लवण के विलयन की सांद्रता तथा ताप पर निर्भर करता है। किसी भी धातु के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव उसके लवण के विलयन की सांद्रता और ताप पर निर्भर करता है। सांद्रता तथा ताप के साथ इलेक्ट्रोड विभव में परिवर्तन, इलेक्ट्रोड विभव में परिवर्तन को नट समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, जो कि इस प्रकार है। ठीक है, देखिएगा जो कि इस प्रकार है। नट समीकरण देखिए, समीकरण। ठीक है, नट समीकरण क्या हुआ, देखिए ई सेल, ठीक है, इज इक्वल टू ई नॉट सेल। हम पूरे सेल की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, माइनस माइनस 2.303 RT अपान NF log बेस 10। ठीक है, MS मतलब M सॉलिड, ठीक है, अपान M N प्लस। ठीक है, M सॉलिड अपान M N प्लस। जैसे कोई इक्वेशन है, अगर हम लिखते हैं रिडॉक्स इक्वेशन, अब यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा क्या कहते हैं Zn, ठीक है, Zn सॉलिड, ठीक है, प्लस Cu2 प्लस। जब क्या कहते हैं ये पॉजिटिव आयन के रूप में होता है तो वहाँ पे एक्वस लिखा जाता है, जली। ठीक है, Zn सॉलिड Cu2 प्लस गिव्स Cu सॉलिड प्लस Zn
2+, ऐसे लिखा जाएगा Zn2+, यहाँ पे एक्वस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉलिड का मतलब क्या हुआ, जब क्या कहते हैं प्योर है, ठीक है, तो वो सॉलिड लिखा जाएगा। तो यहाँ पे एम सॉलिड ये है, ठीक है, मेटल, एम फॉर मेटल, यहाँ Zn मेटल है, मेटल सॉलिड है, और ये क्या कहते हैं आपका ऑक्सीकृत अवस्था या अपचयित अवस्था का क्या कहते हैं फॉर्म लिखा जाता है, ये ऑक्सीकृत अवस्था होती है नीचे। ठीक है, तो ये इक्वेशन दिया उन्होंने, किसने दिया, आपका नट समीकरण, ये इक्वेशन दिया। अभी इसी इक्वेशन से कई इक्वेशन निकलेगा। अगर सिंपल कोई कैसे पूछ ले कि नट समीकरण दीजिए तो आप ये लिख देंगे। अभी इसमें बहुत सी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे हम देखें, यहाँ जहाँ, ठीक है, आर, आर की वैल्यू क्या है, आर, आर बराबर क्या है, गैस नियतांक, गैस नियतांक, ठीक है, जिसकी वैल्यू अगर हम रखें अगर ऊपर, तो गैस नियतांक कितना होता है, 8.314, ठीक है, जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, या ऐसे लिखें जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, ये मोल इनवर्स। ठीक, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें टी, टी क्या है आपका परम ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप, परम ताप, जो कि क्या कहते हैं यहाँ पे 25 डिग्री सीपी है, क्या देंगे 25 डिग्री सी लेंगे। 25 डिग्री सेल्सियस को अगर हम लोग क्या कहते हैं केल्विन में चेंज करें तो 298 केल्विन आता है, कितना आता है 298 केल्विन आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे एफ देखें तो इसको बोलते हैं फैराडे नियतांक, फैराडे, फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक की वैल्यू होती है 96,500, 96,500 कूलाम। ठीक है, और यन बराबर क्या है, अब क्रिया में भाग ले रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब क्रिया में भाग ले रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आप क्रिया में भाग ले रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब यही सब वैल्यू को क्या कहते हैं उसमें रखेंगे, ठीक है, ऊपर वाले इक्वेशन में। ठीक है, लिखिए अब ये सारे वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे इसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस, ठीक है, जब यहाँ सारी वैल्यू हम लोग रख देंगे, चलिए रख देते हैं, फिर उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, 2.303, ठीक है, आर की वैल्यू 8.314 और टी की वैल्यू 298 केल्विन, और यहाँ पे आपका यानी इंटू 96,500, ठीक है, लॉग बेस 10 एम सॉलिड एम अपॉन एम एक्वस। ठीक है, अब इसको सब सॉल्व करेंगे, तो आप लोग सॉल्व करिएगा, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऊपर देखिएगा इक्वेशन, तो क्या आएगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस 0.059, पूरा सॉल्व करने पे यही आता है, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, अपॉन एन, ठीक है, लॉग बेस 10 एम एस अपॉन एम एक्वस एम एन प्लस। ठीक है, इतना करिए, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, जो ये अपचयित अवस्था होता है एम एस सॉलिड, ठीक है, ठीक है, ठोस की क्या कहते हैं, जो सांद्रता होती है सदैव एक होती है, ठोस की सांद्रता सदैव क्या होती है, एक होती है, स्थिर होती है, इकाई होती है, ऐसे बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे चूंकि एम एस सॉलिड, ये देखिए जो ब्रेकट होता है इसको क्या बोलते हैं, सांद्रता का चिन्ह आपको पता हो गया, पता होगा 11th मैंने पढ़ाया था, इसको क्या बोलते हैं, सक्रिय द्रव्यमान ना, इसको सांद्रता मोल प्रति लीटर ना, उसे व्यक्त करते हैं, तो इसका क्या होता है, सदैव एक होता है। तो अब क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस
0.059 अपॉन n log बेस 10 एम एस तो 1 हो गया, 1 अपान एम एन प्लस, ठीक है, ये पावर में है, ठीक है, एम एन प्लस, जैसे वो लगता है क्या कहते हैं चार्ज लगता है ना, वही है इसका कॉन्सेंट्रेशन। तो ये आपका क्या कहते हैं नर्स समीकरण, एक फॉर्म और हो गया नर्स समीकरण का, इसको आप करिए अच्छे से। हाँ देखो बेटा, अब यहाँ पे ये हो गया, अब आप जान लो ई सेल क्या है और ई नॉट सेल क्या है। ई सेल बराबर सेल का इलेक्ट्रोड विभव, सेल का इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव, विभव, और ई नॉट सेल बराबर सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं, और फॉर्म है क्या कहते हैं नट समीकरण के। देखिए सेल के ईएमएफ के लिए नट समीकरण, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेल के ईएमएफ, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब वैद्युत वाहक बल के लिए क्या कहते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब नट समीकरण पढ़ेंगे। फॉर ए जनरल रिएक्शन, ठीक है, ऐसे लिखें, किसी वैद्युत रासायनिक सेल में होने वाली क्रिया ऐसे होती है, देखिए फॉर ए जनरल रिएक्शन, फॉर ए जनरल रिएक्शन, जनरल रिएक्शन, जनरल रिडॉक्स रिएक्शन भी लिख सकते हैं, जनरल रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। क्या होगा हम जानते हैं, मान लीजिए M1A प्लस M2B रिवर्सिबल, N1C प्लस N2D है, ठीक है, ये है। तो अगर इसके लिए, इस अभिक्रिया के लिए, उपरोक्त अभिक्रिया के लिए, उपरोक्त अभिक्रिया के लिए नट्स समीकरण, नट्स समीकरण, ठीक है, कैसे लिखेंगे, ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log बेस 10। अब यहाँ पे क्या था देखो, पहले ऊपर क्या था, यहाँ पे लिखेंगे, आप चाहे ऐसे लिख सकते हो इसको, ये पहले लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे यहाँ पे, वो इस अभिकार, पहले अभिकार उत्पाद लिखेंगे फिर अभिकारक, तो यहाँ पे ऐसे इसको लिखेंगे, C की कॉन्सेंट्रेशन की पावर N1, D की कॉन्सेंट्रेशन की पावर N2 अपॉन, आप लोग इसको लिखना जानते हो, A की कॉन्सेंट्रेशन की पावर M1 और B की कॉन्सेंट्रेशन की पावर M2, इतना देखिए इसको। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n, ठीक है, log बेस 10। ये क्या है, हमने उत्पाद लिखा, उत्पाद का कॉन्सेंट्रेशन, उत्पाद बटा या अपॉन अभिकारक का कॉन्सेंट्रेशन, अभिकारक की सांद्रता, ये है आपका क्या कहते हैं, ऐसे लिख लिया। ये भी एक समीकरण आप बना लीजिए इसको, ठीक है। इस तरीके से कोई रेडॉक्स अभिक्रिया दी हुई है तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, वहाँ पहले उत्पाद लिखेंगे, उत्पाद का कॉन्सेंट्रेशन, फिर उसके बाद अभिकारक की कॉन्सेंट्रेशन को लिखेंगे हम लोग।
दिस इक्वेशन इज आल्सो नोन एज दिस इक्वेशन is also known as known as Nernst equation. Nernst equation. ठीक है, यहाँ तक कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इसके बाद। लिखिए, अब इसका कोई एग्जांपल देना चाहे, लेट अस एज्यूम ए redox reaction takes place as माना यहाँ पे ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, प्लस n इलेक्ट्रॉन, रिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल। जब देखिए ऑक्सीडेशन कोई चीज़ हो, अगर वो इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, अगर वो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, या स्पीसीज है, ठीक है, तो उस पर जब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, तो उसका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा, था रिडक्शन, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखिए, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log बेस 10, यहाँ पे रिडक्शन का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ऑक्सीडेशन का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये भी एक तरीका है। मतलब हमेशा उत्पाद पहले आएगा, फिर आपका क्या आएगा, अभिकारक आएगा। ठीक है, आप देखिए, एक हम लोग एग्जांपल लेके लिखते हैं, निम्न सेल समीकरण के नर्स समीकरण लिखते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, Zn और Cu का क्या कहते हैं, रिएक्शन है। Zn सॉलिड है, Cu एक्वस में है, फिर Zn का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, ये एक्वस हो जाता है, फिर ये रिड्यूस होके कॉपर हो जाता है, ठीक है, सॉलिड हो जाता है। तो अगर नर्स समीकरण लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखिए, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n, बोलते रहिए, ठीक है, लॉग बेस 10, ठीक है। पहले क्या लिखते हैं, उत्पाद का कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Cu सॉलिड, यहाँ पे एक्वस लिखना और लिख लीजिए, Cu सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं Zn सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, Cu2 प्लस एक्वस। एक्वस में हम एक्वस नहीं लिख रहे हैं। वी नो डैट, हम जानते हैं, वी नो दैट जो सॉलिड होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, इकाई होता है, यूनिटी होता है। Zn सॉलिड इज इक्वल टू 1, हाँ, Cu सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, ठीक है, 0.059 अपॉन n, ठीक है, लॉग बेस 10 Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, ठीक है, Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। देख लीजिए इसको,
अब ये देखिएगा यहाँ पे ई सेल, यहाँ पे है ई सेल। एक बात और इसमें लिख सकते हैं, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन। जेड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ना, यहीं पे जेड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे होता है, सबको पता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लॉग एनोड का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। Cu2 प्लस का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पर। तो यहाँ लिख सकते हैं कैथोड, कैथोड पर जो कॉन्सेंट्रेशन है। ये भी एक बात हो गई, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, अच्छे से। आइए और भी देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, जैसे ऑक्सीकरण प्रक्रिया के लिए, ऑक्सीकरण प्रक्रिया के लिए, प्रक्रिया के लिए, ठीक है। ऑक्सीकरण केवल ऑक्सीकरण प्रक्रिया के लिए हो तो क्या करेंगे, ऑक्सीकरण प्रक्रिया जैसे यहाँ पे यम है, यम सॉलिड, या यम है, यहाँ पे रिड्यूस स्टेट है, ठीक है। रिड्यूस स्टेट रिवर्सिबल एम एन प्लस, जब ये इलेक्ट्रॉन यम मेटल इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, जैसे एन इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो इसको यह क्या है, ये रिड्यूस स्टेट है, रिड्यूस स्टेट, रिड्यूस्ड मतलब अपचयित अवस्था, रिड्यूस स्टेट, ठीक है। अब ये क्या है, ऑक्सीडाइज स्टेट, ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज स्टेट। यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, उत्पाद क्या हुआ, ये हुआ, अभिकारक क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है। मतलब उत्पाद है क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज स्टेट है, और अभिकारक क्या है, रिड्यूस स्टेट है। तो अगर हम इसका लिखें तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे सेल ना लिख के, क्योंकि कंप्लीट सेल हम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि कंप्लीट सेल के लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होना चाहिए। यहाँ पे केवल हम ऑक्सीडेशन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे EOP, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, इज इक्वल टू ई नॉट OP, हाँ, ई मानक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.059 अपॉन एन, ठीक है, लॉग बेस 10, ठीक है। आपका अभिकारक क्या है, ये, यानी आपका यहाँ पे ऑक्सीडाइज स्टेट, ठीक है, OS अपॉन रिड्यूस स्टेट, रिड्यूस स्टेट मतलब RS, ठीक है। रिड्यूस स्टेट मतलब ऑक्सीडाइज स्टेट वाला लिखेंगे, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, MN प्लस अपॉन ये, ठीक है, ऑक्सीडाइज स्टेट अपॉन रिड्यूस स्टेट, ये लिख दिया। अगर ये भी एक इक्वेशन आपका हो सकता है अपचयन प्रक्रिया के लिए, अपचयन, अपचयन प्रक्रिया के लिए, अपचयन प्रक्रिया के लिए, अपचयन प्रक्रिया के लिए, ठीक है। तो अपचयन प्रक्रिया के लिए अगर हम लोग करें तो अपचयन प्रक्रिया के लिए कैसे लिखेंगे समीकरण, समीकरण से लिखेंगे, कोई ऑक्सीडाइज स्टेट है यम एन प्लस, ठीक है, प्लस एन इलेक्ट्रॉन, ये एन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, एम एन, एम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ये सॉलिड होता है, ये आपका होगा क्या कहते हैं, एक्वस, ठीक है, एक्वस। यहाँ पे ये क्या है, एक्वस है, जब भी चार्ज आता है वो एक्वस लिखते हैं वहाँ पे, यहाँ पे सॉलिड, ठीक है। अब अगर लिखें तो ये क्या है, ऑक्सीडाइज स्टेट, ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीकृत अवस्था, ऑक्सीडाइज स्टेट, और ये क्या हुआ, रिड्यूस स्टेट, रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड स्टेट, रिड्यूस स्टेट। अब अगर लिखें तो क्या कहते हैं, हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन लिखा था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आप क्या लिखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, ERP इज इक्वल टू ई नॉट RP माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10। अब यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है,
यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, देखिए हमारा क्या है यहाँ पे, ये एम सॉलिड, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कहते हैं, एम एस, एम सॉलिड या कॉन्सेंट्रेशन है ये मतलब रिड्यूस स्टेट, आर एस अपॉन क्या लिखेंगे, ओ एस। अगर एक चीज़ गौर करें, अगर हमको इसी तरीके से लिखना है, अगर ये भी जाने, क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल का जैसे अपोजिट होता है, मतलब संख्यात्मक मान समान होता है लेकिन संख्या क्या होती है, अलग होती है। देखिए किसी भी धातु का अगर ऑक्सीडेशन विभव, ऑक्सीकरण विभव लिख रहे हैं और अपचयन विभव लिख रहे हैं, तो ऑक्सीकरण विभव बराबर अपचयन विभव होता है, लेकिन साइन उल्टा होता है। जैसे ऑक्सीकरण अब किसी भी इलेक्ट्रोड में 0.05 है, प्लस में है, ठीक है, तो रिडक्शन का क्या हो जाए, माइनस में, माइनस 0.05 हो जाएगा। तो ये आपका क्या कहते हैं, अब इसको चेंज करना हो तो यहाँ पे देखिए, जब हम लाग को क्या कहते हैं बदल, मतलब लाग में जो है उसका क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर चेंज कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाता है आपका, देखिए तब साइन बदल जाता है। तो ई आर पी इज इक्वल टू ई नॉट आर पी, साइन बदलेगा तो एक माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 0.059 अपॉन यन लाग ओ एस अपॉन आर एस का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये भी एक क्या कहते हैं आप लिख सकते हो ना। तो इस तरीके से क्या कहते हैं, इसमें अगर आप देखा जाए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल में फ़र्क क्या है, फ़र्क सिर्फ इतना है प्लस और माइनस का। ऑक्सीडेशन में अगर माइनस है तो रिडक्शन में प्लस होगा, तब दोनों क्या कहते हैं, वो आपका क्या कहते हैं, अंश और हर दोनों सेम होगा। लेकिन अगर अंश और सेम अलग अलग लिख रहे हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं उत्पाद और अभिकारक में, तो क्या होगा, आप उत्पाद लिखिए पहले फिर अभिकारक लिखिए, ठीक है, तब आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे प्लस क्यों आया, क्योंकि हमने इसको क्या कहते हैं, अंश और को क्या कहते हैं, बदला है। तो जब भी लाग में ऐसा करते हैं तो एक माइनस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ हमको मिला, हमको एक चीज़ यहाँ पे ये मिला कि ई ऑक्सीडेशन, ई ओ पी इज इक्वल टू क्या होता है, ई आर पी, लेकिन माइनस में, ठीक है, क्या होता है, माइनस में होता है, ठीक है। और हमेशा ई और ई ओ पी और इस तरीके से लिख सकते हैं, ई ओ पी इधर आएगा तो ई आर पी बराबर 0, अगर दो ना का क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे कभी कभी आता है ई सेल निकालने के लिए, तो ई सेल बराबर होता है, ई सेल यहाँ पे गौर से लिखे नोट करके, नोट ई सेल, ई सेल या ई सेल बराबर होता है ई ओ पी प्लस ई आर पी, ठीक है। मतलब ई सेल कंप्लीट सेल निकालना, जैसे ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल का। अब पूरे सेल का पोटेंशियल लिखना है तो हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल क्या करेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ई सेल आपका है ई ओ पी, ठीक है, ई सेल बराबर ई ओ पी कहाँ होता है, ये भी आप देख सकते हैं, ये ऑक्सीडेशन कहाँ होता है आपका, एनोड पर होता है, क्या होता है, एनोड पर होता है, ई एनोड लिख सकते हैं, ई एनोड, ठीक है। और ये क्या होता है आपका, ई कैथोड, कैथोड, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या कहते हैं, ये जो एनोड, ये क्या होता है, हमेशा इसके अपोजिट होगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू रखें तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो अगर हम क्या कहते हैं, सुनो, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ पे हो गया। और अगर हम लिखें तो उस चेंज करके लिखेंगे, लेकिन अगर हम क्या कहते हैं, इसको एक फार्मूला लिखें जिसमें आपको चेंज वगैरह ना करना, तो ई सेल बराबर हम डायरेक्टली लिखेंगे ई कैथोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई एनोड, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। ई कैथोड और ई नोड, इसमें तो आपको साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा, इसमें आपको साइन जो कैथोड पर हो रहा है, मतलब कैथोड पर क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं, ई सेल बराबर ई रिड्यूस स्टेट, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, माइनस ई आपका क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल,
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये आप लिखिएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो उसमें आपको साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो आपको साइन चेंज करने में दिक्कत होती है और वहीं पे सवाल आपका गलत हो जाता है। आप ये फार्मूला याद करिए, ई एनोड ई कैथोड माइनस ई एनोड या ई आर पी माइनस ई ओपी। जैसे अभी आपको दे दिया क्या कहते हैं, ई आर पी बराबर दिया है 0.025, 0.25 दिया है, 25, ठीक है। और ई ओ पी बराबर आपको क्या दिया है, ई ओ पी बराबर आपको दिया है क्या कहते हैं, कुछ दिया है आपको, ई ओ पी बराबर आपको दिया है 0.75, ये दिया है। अब आपको क्या है, ई सेल निकालिए, तो ई सेल आपने निकाला, ई सेल, और आपने उसमें रख दिया डायरेक्ट ई ओ पी बराबर 0.75 और ई आर पी बराबर माइनस ये रख दिया, ठीक है, 0.25, और इसको ऐड कर दिए तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमको एक माइनस रखना है, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्या रखेंगे यहाँ पे, ई सेल, ई सेल बराबर ई कैथोड, कैथोड कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो हम रिडक्शन वाला रखेंगे 0.25 माइनस ई एनोड यहाँ पे 0.75, तब आपका ई सेल की वैल्यू तब सही निकलेगी, ठीक है ना। तो वहाँ पे डायरेक्ट हम लोग रखेंगे। तो बेटा ये है, अभी इसमें क्या कहते हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं उसको बताना है, लेकिन क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए क्या कहते हैं आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आगे आप लोग देखते रहिए, ठीक है। इसमें अभी आपको हम लोग पढ़ाएंगे क्या कहते हैं, इस किस तरीके से क्या कहते हैं वो निकाला जाता है, हाँ, साम स्थिरांक कैसे निकाला जाता है, ठीक है, और पीएच किस तरीके से इसके निकाला जाता है नेट समीकरण की सहायता से, ठीक है, मानक मुक्त ऊर्जा और क्या कहते हैं ई नाट में क्या संबंध है, ठीक है, इलेक्ट्रो, इसके जरिए से हम लोग निकालेंगे, इसको आगे देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास कैसी लगी बताइएगा, थोड़ा सा लेंदी हुआ है, ठीक है, उसमें जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी उसको आप अच्छे से पूछ लीजिएगा।